हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। इससे पहले मैंने उपचारात्मक शिक्षण को डिस्कस किया हुआ है 2 वीडियोस में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। देखिए, ये जो निदानात्मक परीक्षण है या हम उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो ये शिक्षा का एक अहम हिस्सा है, एक भाग है, जिससे कि जो बच्चे कठिनाइयां महसूस करते हैं या बच्चे को किसी भी फील्ड से रिलेटेड समस्या आ रही होती है कि उसे लिखने में समस्या है, उसे पढ़ने में समस्या है, या वो किसी तरीके की गलतियां कर रहा है, दूसरों के प्रति क्रोध ज्यादा प्रकट करता है, अग्रेसिव हो जाता है, तो इन सारी ही चीजों का निराकरण करने के लिए हम पहले चीजों को डायग्नोस करते हैं, उनको उनका निदान करते हैं। तब हम क्या होता है, निदानात्मक की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाती है। बेसिकली ये जो निदानात्मक परीक्षण है और ये जो उपचारात्मक शिक्षण है, ये दोनों ही इवैल्यूएशन के भाग हैं, हिस्से हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि बच्चा कहाँ पे अच्छा कर पा रहा है और कहां पे अच्छा नहीं कर पा रहा है, और जो अच्छा नहीं कर पा रहा है उस फील्ड को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, बच्चे में कैसे सुधार ला सकते हैं। और अधिगम के लिए हमने जो उद्देश्य सेट किए हैं, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कि बच्चे का हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो अगर बच्चा उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है या किसी तरीके की असमर्थता महसूस कर रहा है, तो पहले हम उन कारणों का पता लगाते हैं, उसके बाद हम उपचार देते हैं। देखिए, हम सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे हैं। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम 2 कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक तो निदान यानी डायग्नोस करना, दूसरा हम देखते हैं उपचार यानी उपचारात्मक। तो उपचारात्मक से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसको भी हम कुछ समझेंगे क्योंकि आपस में इन दोनों का ही कोरिलेशन है, ठीक है। मतलब इन दोनों को एक साथ समझना मतलब जरूरी हो जाता है, वरना आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे निदान की। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए हैं? चिकित्सा के क्षेत्र से लिए गए हैं। अच्छा, चिकित्सा का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे। तो चिकित्सा से मतलब ये है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट इससे लिए गए हैं और इनका यूज हम शिक्षा में कर रहे हैं, तो इन्हें समझना जरूरी है। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र है उसमें जो डॉक्टर से आपको कभी भी कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, जैसे आपके पेट में दर्द है या आपके सर में दर्द है, तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा समस्या है। तो डॉक्टर क्या करता है? तब दवाई देता है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि डॉक्टर सबसे पहले आपसे कहता है कि जाइए आप अल्ट्रासाउंड करवा के आइए, या फिर सिटी स्कैन करवा के आइए, या फिर ब्लड टेस्ट करवा के आइए। तो वो जो ब्लड टेस्ट आप करवाने जा रहे हैं, जो सिटी स्कैन करवाने जा रहे हैं, या एक्सेट्रा जो भी चीजें आप अपने बॉडी के साथ टेस्ट करवा रहे हैं, उसकी जो मतलब टेस्ट जो हो रहा है वही क्या है? निदान है। वही क्या है? निदान करवाया जा रहा है, ठीक भाई। निदान कर रहा है। उसके बाद में जब निदान हो गया, आपने जो ब्लड टेस्ट करवाया है, आपने जो सिटी स्कैन करवाया है, मतलब जो भी चीजें आपने करवाई हैं वो किस में आ जाती है? निदान में आ जाती है। वो जो डॉक्टर्स है वो आपका क्या करवा रहे हैं? निदान करवा रहे हैं। आप कहाँ टेस्ट करवाने जा रहे हैं? डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे जा रहे हैं, जिससे कि आप सिटी स्कैन करवा पा रहे हैं, या हम कह सकते हैं बॉडी में किसी भी तरीके की समस्या को जानने के लिए, उनके कारणों को जानने के लिए, कि अगर आपके सर दर्द होता रहता है, आपका सर दर्द होता रहता है तो क्यों होता रहता है, पेट में दर्द होता रहता है तो क्यों होता रहता है, तो क्या है? वो निदान हो रहा है। उसके बाद क्या है? हम ये निदान से रिलेट करके पढ़ रहे हैं। लेकिन निदान करने के बाद में हम क्या करते हैं? उपचार देते हैं। उपचार यानी डॉक्टर के पास जब आप रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स फिर आपको कोई दवाई देंगे, कोई कैप्सूल लिखेंगे, या किसी भी तरीके का इंजेक्शन देंगे, एक्सेट्रा, ठीक। तो जब वो दवाई दे रहे हैं, कैप्सूल दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? जो आपकी प्रॉब्लम है उनका निराकरण हो रहा है, उनको सॉल्व किया जा रहा है। कहाँ? उपचार करके। ऐसे ही क्या है, जब इस वाली फील्ड से ये जो चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट है, जब हमने इन सब चीजों को शिक्षा से जोड़ा, तब वहां पे ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब बच्चों को किसी तरीके की समस्या होती है तो टीचर सबसे पहले निदान करते हैं। निदान का मतलब बच्चे को किसी तरीके की समस्या क्यों हो रही है, आखिर वो किसी से
झगड़ा क्यों कर रहा है, आखिर उसे कोई चीज समझ में क्यों नहीं आती है, आखिर वो लिख क्यों नहीं पाता है, आखिर वो सुना क्यों नहीं पाता है, जल्दी उठ के विद्यालय क्यों नहीं आ पाता है, उसे प्रेयर के समय या प्रार्थना के समय देर क्यों हो जाती है। तो इन सभी चीजों का निदान करता है कौन, एक शिक्षक जानता है, उनके कारणों का पता लगाता है, उस छात्र के विषय में पूरी स्टडी करता है, व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी करता है, जिससे कि एक शिक्षक को पता चल पाता है कि इन सब के पीछे का क्या कारण है कि बच्चा इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, निदान किया। ठीक, और फिर उसने जो शिक्षक है हमारे, उन्होंने क्या दिया, उपचार दिया, शिक्षण विधियों के माध्यम से या किसी तरीके की प्रविधियों के माध्यम से, कुछ टेक्निक, कुछ मेथड का इस्तेमाल करके क्या दे रहे हैं, उपचार दे रहे हैं। उनकी उन समस्याओं को दूर करने के लिए केस स्टडी में हर चीज लिखी होती है और माता पिता से इंटरेक्शन भी लिखा होता है, साक्षात्कार भी लिखा होता है कि बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड क्या कहता है। तो टीचर्स क्या करेंगे, हर एक पक्ष में बच्चे का साथ देंगे, है ना, मतलब केवल टीचर्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। तो वहां पे क्या है, टीचर्स पूरी एक स्टडी करते हैं कि किस क्षेत्र में, किस फील्ड में बच्चे को समस्या आ रही है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो फैमिली, फ्रेंड से, हर एक इंसान से मिलने के बाद में जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को औषधि देते हैं, रेमेडी देते हैं। रेमेडी का मतलब है उनकी उन जो समस्या जिस भी फील्ड में आ रही है, जिस भी समस्या को बच्चे फेस कर रहे हैं, उनको दूर करने में टीचर्स बच्चे की हेल्प करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि निदानात्मक परीक्षण की डेफिनेशंस क्या है। देखिए, मैंने हमेशा से ही कहा है, अगर आपको अपनी कॉपी इफेक्टिव दिखानी है, यानी आपको प्रभाव डालना है जो एग्जामिनर है उस पे, तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्लू ब्लैक पेन का यूज करते हुए डेफिनेशंस जरूर देनी है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेके आप डेफिनेशन जरूर दे के आएंगे, क्योंकि सभी टॉपिक में लगभग जो डेफिनेशंस हैं वो होती ही हैं। ठीक है, तो कम से कम कुछ नहीं तो आप 4-5 जरूर लिखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीवी गुड क्या कहते हैं, अभी हम यही देख रहे थे कि निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों को दूर करना। ठीक है, ये तो समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं योकम और सिम्पसन क्या कहते हैं कि निदान क्या होता है, किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है, या तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। यानी हम क्या करें, बालक जो भी व्यवहार कर रहा है, जिस भी तरीके का बालक का व्यवहार है, हम उस बेस पे क्या करेंगे, उस व्यवहार को जानेंगे, उसके कारणों को जानेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, किसी एक परीक्षण तैयार किया जाता है। निदानात्मक जो परीक्षण है उसमें हम परीक्षण तैयार करते हैं, जिसमें हम छात्र की क्या कमियां हैं, किस क्षेत्र में वो बेहतर नहीं कर पा रहा है, किस पाठ से संबंधित, किस वस्तु से संबंधित उसे समस्या आ रही है, इन सभी का हम संकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं इन सभी को। उसके बाद में हम क्या करते हैं, बालक का निदान करते हैं, उसकी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो मर्सेल क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसको बहुधा निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। ये सभी एक ही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। साथ में गुड और बार्फी कहते हैं कि निदानात्मक शिक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की जो प्रक्रिया है वो निदानात्मक परीक्षण है। देखिए, इनको रट के भी सुनाया जा सकता था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप बोर्ड पे कुछ नहीं लिखती हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा कंटेंट यहाँ पे लिख देती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है लिखने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे बात करने वाले हैं कि जो निदानात्मक परीक्षण है वो होता कितने तरीके का है। तो ये 2 तरीके से दिया जाता है। अब 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, एक तो व्यक्तिगत होता है, दूसरा होता है सामूहिक। ठीक, तो एक व्यक्तिगत है, एक सामूहिक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एक बच्चे को कुछ समझ ना आ रहा हो, या कोई एक बच्चा मतलब ऐसा बिहेव कर रहा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण एक मतलब 3 पोल हैं, जिसमें हम एक तरफ शिक्षण अधिगम कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चों को इवेल्युएट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, तो हम हमारा एक बेस रहता है कि बच्चे का सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, साथ में वो सामाजिकता सीख सके, हर बेसिस पे हर पक्ष में बेहतर हो सके। तो शिक्षण की प्रक्रिया इस तरीके से काम करती है, और जब बच्चा इन उद्देश्यों को पूरा करने में मतलब कठिनाई महसूस करता है या फिर बाधक बनता है, तो क्या है, हम निदानात्मक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। और उस बेसिस पे हमने 2 टाइप में बांट लिया है, एक तो व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक।
हो सकता है कि आपने एक टेस्ट पेपर लिया है, उसमें कुछ बच्चे बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये जान सकते हैं, तो आप उनको व्यक्तिगत निदान दे सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से निदान करके उनको उपचार दे सकते हैं। लेकिन अगर पूरी कक्षा में सब बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में बदलाव की जरूरत है। यानी हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से भी उपचार दिया जा सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर बच्चे को जब दिया जाएगा तो व्यक्तिगत कहलाएगा, और किसी समूह को दिया जाएगा, ज्यादा बच्चों को दिया जाएगा तो वो सामूहिक कहलाएगा। इतनी चीजें आपको समझ तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि जो शैक्षिक निदानात्मक की प्रक्रिया अब तक हम पढ़ रहे थे वो किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, छात्रों का चयन करेंगे कि कौन सा बच्चा, अगर आप सामूहिक रूप से कर रहे हैं तो आप उस बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल तरीके से देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उस बच्चे का चयन करेंगे जिसमें आप देख पा रहे हैं कि वो अलग अलग तरीके का व्यवहार कर रहा है, या उसे अधिगम से संबंधित या उसे लर्निंग करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप सबसे पहले उस बच्चे का चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन करना कि वो किस मतलब क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसे अधिगम करने के लिए रोक रही है या उसके अधिगम में बाधा बन रही है। ठीक, तो उन सारे क्षेत्रों का पता लगाना, ठीक है, कि वो घर पे खेलता रहता है या फिर अदर कोई समस्या है, ये सारी चीजें हैं। फिर अगर हम बात करें तो विशिष्ट क्षेत्र में कठिनाई स्तरों का अन्वेषण करना, जैसे आपने एक बच्चे को सिलेक्ट किया और आपने देखा कि वो बच्चा लिख नहीं पाता है, तो वो जो लिख नहीं पाता है, पहले हमें क्या करना है, वो किस कारण से नहीं लिख पाता है, घर में कोई ध्यान नहीं देता है, या मतलब इस तरीके की चीजें क्या है, आप पहले अन्वेषित करेंगे, खोजेंगे, डिस्कवर करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी बच्चा करता है। क्योंकि अभी हमने देखा ही था कि हम व्यक्ति अध्ययन करते हैं, प्रॉपर एक फाइल बनाते हैं, उसमें हम बच्चे को पूरी स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके के दोस्तों के साथ रहता है, स्कूल में उसका व्यवहार कैसा है, घर में उसका व्यवहार कैसा है ना, लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति अकेले रहता है या मतलब लोगों के साथ खेलता भी है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं माता पिता से। तो क्या करें, हम अन्वेषित कर रहे हैं कि उसकी अगर कठिनाई लिखने में आ रही है तो क्या कारण रहा है कि वो नहीं, घर में के गेम खेलता रहता है, तो वो कठिनाई हमें जानने के लिए हमें क्या करना है, पहले समस्या को जानना है कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। तो हम अन्वेषित कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, साथ में कठिनाई स्तरों का अन्वेषण करना, मिला के हम हर क्षेत्र में बच्चे को समझ रहे हैं, जांच रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, निदानात्मक प्रक्रिया चलती है। और ये जो निदानात्मक की जो प्रक्रिया है वो उपचारात्मक शिक्षण को बेस देती है, जिससे कि हम दवाई दे सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं जो बच्चे को समस्या आ रही है। ठीक, इतनी चीजें समझ आई। अब अगर हम बात करें तो हमें निदानात्मक परीक्षण जब निर्माण किया जाता है तो कई फील्ड में किए जाते हैं ना, अलग अलग लोग, कई सारे परीक्षण जो है वो फेमस भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बनाना तो सबसे पहले हम त्रुटियों का संकलन करेंगे। हम क्या इकट्ठी करेंगे, उनकी जो गलतियां हैं उनको इकट्ठा करेंगे, त्रुटियों के कारण इकट्ठे करेंगे कि वो क्यों नहीं कर पा रहा, कैसे नहीं कर पा रहा, तब हम एक निदानात्मक जो टेस्ट है, यानी जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो हम निर्मित कर पाएंगे, है ना, उसको बना पाएंगे। फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि क्या मतलब कौन सा छात्र है, उसका क्या नाम है, तो पूरा जो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है ना, मतलब सब्जेक्ट को लिखेंगे या फिर किस बेस पे है, क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजें हम ब्लूप्रिंट में लिखते हैं और बाद में हम क्या कर रहे हैं, निदानात्मक परीक्षण को तैयार कर रहे हैं। इतनी चीजें आपको आई होप समझ आ गई। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग देख लेते हैं कि जो छात्रों की अशुद्धियां व त्रुटियां हैं उसके क्या कारण होते हैं, मतलब किन किन कारणों की वजह से बच्चा जो है वो कहीं अशुद्धि करता है, कहीं गलती करता है और उसे समस्या आती है अधिगम से संबंधित, और हम उनका निदान करते हैं। ठीक, तो निदान तब करेंगे जब उनके कारणों का पता होगा। तो वो कारण कौन कौन से हैं, देखिए हम शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो 3 पक्षों की बात करते हैं, जिसमें वो संज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, भावात्मक पक्ष की बात करते हैं और क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं। हम बच्चे को सिखाते भी इन्हीं तीनों बेस पे हैं और साथ में इन तीनों के डेवलपमेंट पे ही हम काम करते हैं कि अगर बच्चे को संज्ञान से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो हम उसका निदान करेंगे, और बच्चे को भावात्मक रूप से कुछ समस्या आ रही है, जैसे बच्चे को किसी चीज को सुनाने में, समझने में, है ना, मतलब सुन के बताने में समस्या है तो वो कॉग्निशन से रिलेटेड हो गई। बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या बच्चा बहुत ज्यादा शांत रहता है, वो भावात्मक हो गई। और क्रियात्मक, उसे शारीरिक रूप से लिखने, सुनने, इस तरीके की अगर कोई समस्या है तो वो क्रियात्मक हो गई। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पे हम टॉपिक वाइज समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, हम क्या है, बुद्धि की कमी होना, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत जो विभिन्नता का सिद्धांत है उसके बेसिस पे ही क्या है, हम ये जान पा रहे हैं कि हर किसी का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। हो सकता है बच्चे को जो समस्या आ रही है उसके आईक्यू लेवल की वजह से आ रही हो, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों का जो जन्म है वो 9 मंथ से पहले हो जाता है, तो वो भी क्या है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं या किसी तरीके
की समस्या होती है, ऐसे ही क्या है मतलब IQ अलग अलग है हर बच्चे का, तो इसीलिए भी उसे समस्या आ सकती है। तो लेकिन उसमें उसे जो है वो इन्वायरमेंट देके उस चीज को सुधारा जा सकता है, हालांकि उतना बेहतर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ बेटर किया जा सकता है। तो आप उस तरीके से बच्चे को उपचार देंगे। साथ में भावात्मक दोष की बात करें तो मैंने कहा अभी कि अगर किसी बच्चे को ज्यादा गुस्सा आता है या बहुत हद से ज्यादा शांत रहता है ना, या फिर किसी भी तरीके की ऐसी समस्या करता है जो इमोशन से, संवेगों से संबंधित है, तो वो क्या है भावात्मक दोष के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं, जैसे ये 2 कारण है। साथ में शारीरिक दोष से संबंधित, जैसे हम कह सकते हैं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी इसी में आएंगे, उनको कई तरीके की समस्या है, तो आप उनको भी उपचार देंगे, उनका निदान करके कि वो किस, जैसे एक बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है या किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है और आपने पीछे बैठा रखा है, तो हो सकता है कि वो उस वजह से अच्छा ना कर पा रहा हो किसी विषय में, मतलब वो पहले बेहतर करता था लेकिन अब वो पीछे बैठता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, उसे सुनाई नहीं देता, या किसी तरीके की डिसेबिलिटी है तो उसे उस तरीके से फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो नहीं कर पा रहा है अच्छा, या वो नहीं सीख पा रहा है, तो इसीलिए क्या है उसमें शारीरिक दोष है इस वजह से, तो ये कारण हो सकता है एक। साथ में प्रारंभिक योग्यता का अभाव हो सकता है, यानी शुरुआती या इनिशियल स्टेज पे जब वो बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा तब कुछ शब्दों को या फिर कुछ भी जो टीचर्स पढ़ाते हैं या फिर माता पिता ने पढ़ाया हो तो बोलने में, समझने में या सीखने में वो जो है वो समस्या हो गई। जैसे हम कुछ शब्द भी होते हैं उसको क्या करते हैं अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लोग बोलने में समस्या क्रिएट करते हैं कि होता लिखा कुछ और होता है और पढ़ते कुछ और है। ठीक है, जैसे कक्षा लिखा है तो उसको कक्षा पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब ये चीजें आ जाती हैं कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि टीचर्स के साथ भी होता है कि उनका प्रोनाउंसिएशन जब गलत होता है तो जो बच्चे हैं वो अनुकरणित कर लेते हैं और वो भी उसी तरीके से बोलते हैं। जैसे शिक्षा है तो उसको शिक्षा बोल रहे हैं, तो ये क्या है हमारे अंदर क्या है प्रारंभिक योग्यता का अभाव हो जाता है। जब बच्चे को इनिशियल स्टेज पे ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं तो क्या है उस वजह से बच्चे में कारण उत्पन्न हो जाते हैं अधिगम को लेकर। अगर हम बात करें शिक्षण की क्रियाविधि का दोष, यानी जो टीचर्स हैं हो सकता है, जैसे अभी हम एग्जांपल देखें तो एक बच्चे को क्लासरूम में समस्या आ रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर क्लासरूम का कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है, यानी आपकी जो मेथड है, आपकी जो टेक्निक है, आपके जो TLMs हैं या आपकी जो लेसन प्लानिंग है उसमें समस्या है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि क्लासरूम के एक भी बच्चे को समझ ना आ रहा हो, तो क्या है आप, क्योंकि टीचर्स जो है वो मतलब ब्लेम करते हैं बच्चे पे कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो नहीं समझ पा रहे हैं इस तरीके से, लेकिन आपको ये देखना है अपनी शिक्षण, जैसे हम अभी देख रहे थे कि जो चिकित्सक है वो पहले मेडिसिन देगा और मेडिसिन के बाद वो कुछ दिन देखने के लिए कहेगा कि फायदा कर रही है कि नहीं फायदा कर रही है, उसके बाद में अगर फायदा नहीं की तो डॉक्टर्स वो मेडिसिन बदलते हैं। तो ऐसे ही जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, जो भी शिक्षण की क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी पाठ्य से गामी या पाठ्य से संबंधित जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी करिकुलम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी बच्चों को करवाई जा रही है, पहले ये देखेंगे कि वो उससे बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना वो अपनी क्रियाओं में चेंजेस लाएंगे, ब्लेम ना देके अपने आप में भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विषय की कठिनाई, अब देखिए विषय की कठिनाई के कारण भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही हो कि जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का ढंग अच्छा ना हो, वो किसी भी जिस लेवल के बच्चे हैं उस स्तर का ना पढ़ा के कुछ हाई लेवल का बता रहे हो, या एक बार में ही बच्चों को ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा दे रहे हो, तो इस वजह से भी क्या है बच्चा बोझ मतलब बोर हो जाता है और वो जो है उस बोझ के तले दब जाता है। तो कुल मिला के टीचर्स को हर एक बात का ध्यान रखना है, ये सारे कारण हो सकते हैं किसी भी मतलब बच्चे में अधिगम संबंधी बाधाओं को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम बात करें तो निदानात्मक परीक्षण की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उद्देश्य हैं। बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, या आप बना के भी लिख सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोग समझ सके कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन देना है या क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम बात करें तो विषय विशेष में विद्यार्थियों की कमियों व क्षमताओं का ज्ञान करने के लिए, ये अभी हम जान चुके हैं। दूसरा है अधिगम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है, ये भी देख चुके हैं। कठिनाई किस प्रकार दूर की जा सकती है, इसके लिए निदानात्मक परीक्षण का जो है वो आवश्यक होता है, ये भी देख चुके हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोध कारणों का पता लगाना, सुधार करना, ये भी देख चुके हैं। साथ में हम बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करना, यानी हम पहले कारण का पता लगा रहे हैं, उसकी समस्या का पता लगा रहे हैं,
तभी तो हम उसका उपचार कर पाएंगे। तो क्या है, ये आधार प्रदान कर रहा है उपचारात्मक शिक्षण को। साथ में ये क्या परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण के साथ मिलकर क्या करता है, जो छात्र हैं उनकी प्रगति को, जो अधिगम में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको दूर करके उनकी अधिगम की प्रगति को बढ़ावा देता है, ठीक है, उनकी समस्याओं का निराकरण करता है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए। और जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।